नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। सबसे पहले आपको बता दूं कि पाठशाला में आज क्या क्या है और कौन कौन से सब्जेक्ट पर क्लास लगने वाली है। मोदी अभी तो यूरोप से आए, फिर फ्रांस क्यों जा रहे हैं? 16 महीने बाद मोदी ट्रंप और एक मंच, क्या बड़ा होने वाला है? फिजी, पापुआ न्यू गिनी, साइप्रस जैसे छोटे देशों को क्यों साध रहे हैं मोदी? अब स्लोवाकिया का नंबर पाठशाला में स्पेशल चैप्टर। चीन ने नखरे दिखाए तो भारत ने विकल्प खोज लिया। रेयर अर्थ मटेरियल में चीन की दादागिरी को चोक करने वाला मोदी का प्लान क्या है? सवाल सिर्फ गिरीवाला की गिरफ्तारी का नहीं, सवाल यह भी है कि गिरीवाला ने क्या सच में सबूत इधर उधर कर दिए? सीबीआई को ऐसा क्या मिल गया जिससे गिरीवाला की बेल तुरंत रिजेक्ट हो गई? आगे क्या सीबीआई कड़ी सजा दिलवा पाए? 15 साल के बच्चे में तेंदुलकर, सहवाग, कोहली, शर्मा, धोनी एक साथ। सच में वैभव सूर्यवंशी ही इंडियन क्रिकेट के नए लिटिल मास्टर हैं क्या? डॉन ब्रेडमैन की किस खासियत को वैभव ने अपनाया जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है? वो राज जिससे वैभव छक्के पर छक्के ठोक रहे हैं, आज आपको बताने वाला। सूर्यवंशी का ऐसा तूफान, टीम इंडिया में सिलेक्शन की मांग, क्या अगला T20 वर्ल्ड कप खेलने का रास्ता साफ हुआ? और अंत में वो सवाल जो आपके दिमाग की बत्ती जला दे। सोचा है कभी बांस को कभी जलाया क्यों नहीं जाता है? क्या है वैज्ञानिक और धार्मिक कारण? तो दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला में पहली क्लास, पहला चैप्टर, जिसमें आपको बताऊंगा मोदी अभी तो यूरोप से आए और फिर फ्रांस क्यों जा रहे हैं? 16 महीने बाद मोदी ट्रंप और एक मंच, कहानी फ्लैट है या सस्पेंस बाकी है? फिजी, पापुआ न्यू गिनी, साइप्रस जैसे छोटे देशों को क्यों साध रहे हैं मोदी? अब स्लोवाकिया का नंबर पाठशाला में स्पेशल चैप्टर। चीन ने नखरे दिखाए तो भारत ने विकल्प खोज लिया। रेयर अर्थ मटेरियल में चीन की दादागिरी को चोक करने वाला मोदी का प्लान क्या है? पिछले 2 साल से पीएम मोदी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग की लिस्ट में नंबर 1 पर बने हुए और इस लिस्ट में दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज उनके आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहीं भटक नहीं रहे। इसलिए जिस तरह से भारत में पीएम मोदी विरोधी दलों की आंखों में वो चुभते हैं, उसी तरह दुनिया के कई टॉप लीडर्स भी मोदी की वैश्विक लोकप्रियता से बेचैन होंगे। पीएम मोदी ने गजब की लोकप्रियता अपने डायलॉग और डिप्लोमेसी के दम पर हासिल की है बॉस। आप देखिए कि मोदी की कौन कौन सी पॉलिसी ने उन्हें दुनिया भर में इतना पॉपुलर बनाया है। नंबर 1, मोदी किसी को भी छोटा नहीं समझते, चाहे वो इंसान हो या कोई देश। आपको याद होगा कि 2014 में पहली बार पीएम बनने के बाद मोदी ने पहली विदेश यात्रा में भूटान जैसे छोटे पड़ोसी देश को चुना था। किसी बहुत बड़े या किसी सुपर पावर देश को उन्होंने नहीं चुना था और पिछले 12 साल से मोदी उसी पॉलिसी पर चल भी रहे। अभी जून में जब मोदी फ्रांस जाएंगे तब स्लोवाकिया भी जाएंगे। स्लोवाकिया कैसा देश है, कितनी आबादी है, क्या स्ट्रेंथ है और मोदी स्लोवाकिया के दौरे पर जाकर कौन सा अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, आज आपको बताने वाला। साथ ही यह भी बताऊंगा कि अगले महीने जब पीएम मोदी फ्रांस में G7 समिट में हिस्सा लेंगे तब वहां ट्रंप भी मौजूद होंगे। लेकिन सस्पेंस इस बात का है कि क्या वहां पर मोदी ट्रंप की मुलाकात होगी? क्या दोनों द्विपक्षीय बैठक करेंगे या सिर्फ ट्रंप से हेलो हाई की रस्म निभाकर आगे बढ़ जाएंगे? आप देखिए कि पीएम मोदी अब तक 40 से ज्यादा छोटे देशों के दौरे कर चुके हैं और एक एक करके छोटे देशों से भारत की दोस्ती मजबूत करते जा रहे हैं। स्लोवाकिया का दौरा इसी पॉलिसी की अगली कड़ी है। और दूसरी तरफ ट्रंप को देखिए, ये साहब ताकत के नशे में इतने चूरे हैं कि दुनिया भर के देशों को सिर्फ धमकाते रहते। ट्रंप हर कमजोर और छोटे देश को सड़क छाप धमकी देते रहते। ईरान को रोज सुबह उठकर धमकाना शुरू कर दिया है, उनका रूटीन बन गया अब तो ये। लेकिन कल ट्रंप ने ओमान को भी धमका दिया और मिडिल ईस्ट के अपने मित्र देशों को भी अब ट्रंप नहीं छोड़ रहा। ईरान में ट्रंप की टांग ऐसी फंस गई है जैसे लकड़ी के बोट में बंदर की पूंछ फंस जाती है। ट्रंप को समझ में ही नहीं आ रहा है कि हॉर्मुज कैसे खुलवाएं, मनमाफिक डील के लिए ईरान को कैसे मनाएं। ईरान पर ट्रंप का साम दाम दंड भेद कुछ काम नहीं आ रहा। और आखिर में आपको बताऊंगा कि भारत ने रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर रूस के साथ कौन सी डील कर डाली है कि चीन की चाल धरी की धरी रह गई और ट्रंप की टेंशन अलग बढ़ गई। कम संसाधन में ज्यादा से ज्यादा काम कैसे निपटा लिया जाए, पीएम मोदी की यह कोशिश हमेशा रहती है। आप देखिए कि इसी महीने 15 मई को पीएम मोदी एक साथ 5 देशों के दौरे पर निकल गए। ये सारे देश या तो एक दूसरे से अलग अगल बगल में थे या फिर पीएम मोदी की यात्रा के रूट पर थे। इसी तरह आप देखिए कि अगले महीने 15 से 17 जून तक फ्रांस में G7 समिट होने वाली है,
जिसमें पीएम मोदी भी जाएंगे, लेकिन मोदी ने फ्रांस के साथ साथ स्लोवाकिया जाने का भी प्लान तैयार कर लिया, जिसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूं आज। लेकिन आप देखिए कि वैसे तो भारत G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खास इनविटेशन पर आउटरीच पार्टनर की हैसियत से पीएम मोदी इस समिट में शामिल होंगे। इस समिट में ट्रंप भी आएंगे, क्योंकि अमेरिका G7 का अहम सदस्य, और माना जा रहा है कि उस समिट में पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो दोनों नेता एक दूसरे से 16 महीने के बाद मुलाकात करेंगे, क्योंकि पीएम मोदी और ट्रंप की आखिरी मुलाकात पिछले साल 13 फरवरी को व्हाइट हाउस में हुई। लेकिन इस मुलाकात के बाद से अब तक जिस तरीके से ट्रंप ने भारत के खिलाफ बैक टू बैक बयानबाजियां की हैं, उससे भारत और अमेरिका के रिश्तों में तल्खी आई। पीएम मोदी ने भले ही ट्रंप के किसी भी बयान पर प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन अभी भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को भारत ने इस बात का एहसास पूरी तरीके से करा दिया कि वो ट्रंप के हाल के बयानों से खुश नहीं है। आप देखिए कि ट्रंप ने भारत को टैरिफ टेरर दिखाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की और 50% टैरिफ लगा दिया भारत। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त सीजफायर का क्रेडिट खुद लेने लग गए, जबकि भारत ने कभी नहीं कहा कि अमेरिका ने सीजफायर कराया है। इसके बाद ट्रंप ने बड़बोलेपन में भारत को डेड इकोनॉमी बताकर नाराजगी और बढ़ा दी और भारत की नाराजगी की ही अभी खत्म नहीं हुई थी, रही सही कसर ट्रंप ने तब पूरी कर दी जब उन्होंने भारत को हेल होल कह दिया, बता दी। और इन सब की वजह से भारत, जो आज का भारत है, उसने कह दिया कि भाई इस तरीके से बात नहीं होती, हम इस तरीके से बात नहीं कर रहे। और इन सब की वजह से एकमात्र जो पूरी दोनों देशों के रिश्ते की कड़ी थी वो कमजोर होने लगी। आज के भारत ने किसी दूसरे मुल्क की तरह ट्रंप की हां में हां मिलाना नहीं सीखा है। जो सही है उसको सही कहता है आज का भारत, और जो गलत है उसको गलत कहता है। यही है आज का भारत। रूस से तेल और हथियार खरीदने को लेकर ट्रंप ने जो अड़ंगे लगाए और जिस तरह की बयानबाजी की, उसने भारत के लोगों, यहां के सरकार की नाराजगी को और ज्यादा बढ़ा दिया। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप ने पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर को अपने ओवल ऑफिस में बुलाकर खातिरदारी की, यह जानते हुए कि पहलगाम टेरर अटैक का मास्टरमाइंड मुनीर ही था। उसने ही हिंदू हेट थ्योरी को प्रोपोगेट किया और फिर ट्रंप की तरफ से मुनीर का स्वागत भारत को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इन सभी बातों का मिला जुला रिएक्शन, रिफ्लेक्शन मार्को रूबियो के दौरे में दिखाई दिया भारत की तरफ से। ऐसा कई लोगों का दावा है, लेकिन भारत सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर एक शब्द भी इस पर नहीं कहा है, बोला है एक भी शब्द नहीं भारत ने इसको लेकर। रूबियो को एयरपोर्ट पर रिसीव करने प्रोटोकॉल के तहत डेलीगेशन गया, आउट ऑफ द वे जाकर कुछ नहीं किया गया। आपने देखा जाने के वक्त भी जयपुर एयरपोर्ट पर रूबियो को विदा करने के लिए पुलिस अधिकारियों और स्थानीय अधिकारियों को भेजा गया। डिप्लोमेसी की भाषा में इसे कोल्ड रिसेप्शन और पैथेटिक सेंड ऑफ कहा जाता है। मैंने पहले भी आपसे कहा कि भारत ने आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन रिश्तों में एक ठंडापन कहीं ना कहीं जरूर दिखाई। जाहिर है कि भारत ने बिना कुछ कहे अमेरिका को बता दिया कि ट्रंप के बड़बोलेपन ने भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों को कमजोर किया। अब पहले वाली वो बात नहीं रही जो गर्मजोशी थी। क्यों? क्योंकि आपने सब कुछ खराब कर लिया। आपने दोस्ती की मान मर्यादा को नहीं रखा, आपने उसका पालन नहीं किया, बड़बोलेपन में सब कुछ खराब कर लिया। होता ना जी, बड़बोलेपन में लोग खराब करने वाले, अमेरिका के राष्ट्रपति ने वही किया। और इसीलिए पीएम मोदी जब अगले महीने G7 की समिट में जाएंगे तो वो ट्रंप से मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, द्विपक्षीय बैठक होगी या नहीं होगी, इस सब पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि मैं ये भी आपको बता दूं, साफ कर दूं कि अभी भी प्रधानमंत्री अपने जवाब में, अपने संबोधन में राष्ट्रपति ट्रंप को मेरे दोस्त कहकर ही संबोधित करते हैं। भारत अमेरिका की कूटनीति सेम पेज पर है। पिछले 12 साल से पीएम मोदी 80 देशों की यात्रा कर चुके हैं। इसमें से कई देश हैं जहां जाने वाले पीएम मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। उन देशों की लिस्ट आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कौन कौन से वो देश हैं, लेकिन पहले स्लोवाकिया के बारे में आपको बता देता हूं, क्योंकि स्लोवाकिया भी उन्हीं देशों में से एक है जहां पर आज तक कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री गया ही नहीं। भारत और स्लोवाकिया के बीच राजनयिक संबंध 1993 में बने थे। आप देखिए कि तब से 33 साल गुजर गए हैं और आज तक कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री स्लोवाकिया नहीं गया। पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री होंगे जो अगले महीने स्लोवाकिया जाएंगे। स्लोवाकिया एक छोटा सा देश है जो कि एरिया वाइज भारत से 65 गुना छोटा है। आप देखिए कि स्लोवाकिया दुनिया में
कहां और किस नंबर पर आता है? क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो यह दुनिया में 127वें नंबर पर आता है। आबादी के हिसाब से देखें तो स्लोवाकिया दुनिया में 120वें नंबर पर आता है और जीडीपी के हिसाब से देखें तो 58वें नंबर पर आता है। लेकिन इसके छोटे साइज पर मत जाइए आप, क्योंकि इसके छोटे साइज पर नहीं जाना है बॉस। स्लोवाकिया को लिटिल बिग कंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि इसका साइज भले ही बहुत छोटा है, आबादी भले ही 50 लाख की हो, लेकिन इसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है, खूबसूरत पहाड़ी इलाका है और इसकी भौगोलिक स्थिति इसके महत्व को बढ़ा देती है। ये देश यूरोप के केंद्र में स्थित है, इसीलिए रणनीतिक रूप से स्लोवाकिया का बड़ा महत्व है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी का स्लोवाकिया दौरा ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए की ही एक कड़ी है, क्योंकि स्लोवाकिया ईयू का मेंबर देश है और यहां पीएम का दौरा इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप को लेकर देखा जा रहा है। सवाल है कि जहां दुनिया भर के देश ताकतवर देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करने में जुटे हैं, वहां भारत दुनिया के छोटे छोटे देशों को भी क्यों साध रहा है, उनसे अपनी दोस्ती क्यों बढ़ा रहा है, आज आपको बताने वाला। देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया कि पीएम मोदी किसी भी देश को छोटा या फिर बड़ा नहीं समझते। वो साइप्रस जैसे छोटे से देश के राष्ट्रपति से भी उसी आत्मीयता और सम्मान के साथ मिलते हैं जैसा कि अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे बड़े देशों के नेताओं से वो मिलते हैं। और इसी वजह से छोटे देशों के बीच भारत और पीएम मोदी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। आपको याद होगा कि जब पीएम मोदी पहली बार पापुआ न्यू गिनी गए थे, तब वहां के पीएम ने तो मोदी के पैर तक छू लिए थे, उनको सम्मान दे दिया। आप देखिए कि पीएम मोदी अब तक 80 देशों की यात्रा कर चुके हैं, जिसमें से 41 देश स्मॉल एंड मीडियम कैटेगरी वाले देश में शामिल होते हैं, जैसे कि फिजी हो गया, मंगोलिया हो गया, सेशल्स हो गया, मॉरिशस, ब्रुनेई, साइप्रस, ट्रिनिदाद एंड टोबैगो और यूनाना, रवांडा, युगांडा, नामीबिया, मोजाम्बिक और क्रोएशिया और पापुआ न्यू गिनी। ये ऐसे छोटे देश हैं जहां पीएम मोदी के रूप में कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री पहली बार पहुंचे। कहते हैं ना, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, लेकिन बॉस, पीएम मोदी की सोच अलग है, उनकी समझ, उनका विजन सबसे अलग है। आप देखिए कि बड़े बड़े देशों के लीडर्स छोटे देशों में इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि वो उन देशों से उन्हें कोई बड़ा फायदा नहीं देगा, लेकिन पीएम मोदी बूंद बूंद से सागर भरने में भरोसा करते हैं। भाई साहब, बड़े देशों से तो डील करते ही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में इन छोटे देशों की एकजुट ताकत को भारत अपने लिए बेहद अहम समझता है। ये छोटे छोटे देश यूएन में वोटिंग, क्लाइमेट चेंज एजेंडा सेट करने और मैरीटाइम जोन और टू पोलर दुनिया में अमेरिका चीन के प्रभाव को रोकने में बड़े काम आ सकते हैं। ये देश किसी भी ग्लोबल मंच पर भारत के साथ तभी खड़े होंगे जब भारत से इनके रिश्ते अच्छे होंगे, और इसीलिए पीएम मोदी इन देशों के साथ संबंध और तालमेल बेहतर करने में जुटे हुए। मोदी की EIPIC यानी कि फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइसलैंड कॉर्पोरेशन पहल भी इसी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन उधर ट्रंप को देखिए, क्या कर रहे हैं, क्या ही कर रहे हैं। दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ताकत के नशे में घनघोर चूर है, घनघोर ऐसे चूर हैं कि कब क्या बोल जाए, कर क्या जाए, खुद ट्रंप को शायद नहीं पता हो। सही गलत से अब परे हो चुके हैं। वो अपने आप को वो अहम ब्रह्मास्मि टाइप समझते हैं। उनको लगता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं सृष्टि का रचयिता हूं और इस सृष्टि को मैं खत्म भी कर सकता। दादागिरी, धमकी के दम पर ट्रंप दुनिया को अपने इशारे पर नचाना चाहते हैं। ट्रंप अब ईरान से हॉर्मुज नहीं खुलवा पा रहे हैं तो ओमान को धमका रहे हैं, और सुनिए उन्होंने क्या कह दिया। Get a control. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. Mr. President, thank you. अब्राहम समझौते को लेकर ट्रंप ने आज अपने साथी देशों को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने मिडिल ईस्ट के इस्लामिक देशों को अब्राहम समझौता मानने के लिए धमकी दे डाली है। ट्रंप ने कहा है कि अगर यूएई, सऊदी और कतर अब्राहम अकॉर्ड डील साइन नहीं करेंगे तो अमेरिका ईरान के साथ पीस डील साइन नहीं करेगा। सुनिए जरा। And we'd like to have the countries we were talking about with Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others. We'd like to have them immediately join and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but would like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And I think they owe that to us, to be honest. I think, because that really would be a tremendous sign. And I think those countries owe it to us. I'm not sure we should make the deal if they don't sign. You want to know the truth? If they don't sign to join the Abraham Accords, I don't know that we have countries in there already.
दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने जो नरक मचाया ना बॉस, उससे भारत ही नहीं पूरी दुनिया परेशान है। आज अगर पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट खड़ा हुआ है तो उसकी बड़ी वजह ट्रंप प्रशासन है। आज अगर हॉर्मुज बंद है तो उसकी वजह भी ट्रंप की नीतियां ही हैं। तो भाई जो आदमी दुनिया भर को तकलीफ दे रहा है उसे कौन ठीक कहेगा और कोई क्यों नहीं चिढ़ेगा। लेकिन भाई मोदी को देख लीजिए, कोविड काल में पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को मेड इन इंडिया वैक्सीन बांटी और महामारी के ऐसे वक्त में जब हर देश सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, तब मोदी भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के बारे में सोच रहे थे। और इसीलिए आप देखिए कि पिछले 2 साल में यानी कि 2024 से ही पीएम मोदी मॉर्निंग कंसल्ट ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में नंबर 1 पर। कोई नहीं टिकता इनके, कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। मोदी ने ऐसी दुनिया भर को अपना मुरीद नहीं बनाया बॉस। अभी 5 देशों के दौरे पर जब वो नॉर्वे में थे तब डेनमार्क के पीएम उनसे मिली और उन्होंने मंच से भारत को वन ऑफ द बिगेस्ट पावर कहा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज तो पीएम मोदी को बॉस बता चुके हैं। एंथनी अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलियाई संसद में पीएम मोदी और भारत के बारे में जो कहा उसे सुनकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाए। पाठशाला में अब ट्विशा शर्मा केस का चैप्टर। सवाल सिर्फ गिरिबाला की गिरफ्तारी का नहीं, सवाल यह कि गिरिबाला ने क्या सच में बहुत सारे सबूतों को इधर उधर कर दिया। सीबीआई को ऐसा क्या मिल गया जिससे गिरिबाला की बेल तुरंत रिजेक्ट हो गई। आगे क्या सीबीआई कड़ी सजा दिला पाएगी। कानून के बारे में एक पुरानी कहावत है कि चाहे कितनी दूर भाग जाए, कानून से बचकर निकलने वाला, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। अपराधी कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, कितना भी शयाना क्यों नहीं हो, पकड़ में आ ही जाता है। आज ट्विशा शर्मा के केस में यह कहावत सच साबित हो गई बॉस। पहले ट्विशा का फरार पति समर्थ को पकड़ा गया और आज ट्विशा की सास गिरिबाला को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। कल हाईकोर्ट ने गिरिबाला को लोअर कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत रद्द कर दी। हाईकोर्ट में गिरिबाला की सारी दलीलें दरी की दरी रह गई। पहली बार गिरिबाला सिंह को जिस तरह भोपाल की एक लोअर कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली थी, उसे देखकर पूरा देश हैरान। लोग मायूस है कि ऐसे केसेस में कैसे जमानत मिल सकती है। लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने अपने रुतबे का इस्तेमाल तो नहीं किया है, जबकि आप देखिए कि गिरिबाला सिंह पर कितने संगीन आरोप, दहेज प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न ये आरोप है। जबरन गर्भपात कराने का भी आरोप है गिरिबाला सिंह पर। सबूतों के साथ छेड़छाड़, जांच में असहयोग। गिरिबाला ने बचने के लिए और अपने बेटे को बचाने के लिए क्या क्या हथकंडे नहीं अपना लिए। केस में दवा बनाने के लिए न जाने किस किस को फोन कर लिया, लेकिन आज हाईकोर्ट के एक फैसले ने पूरी बाजी पलट दी। बॉस, जिस गिरिबाला सिंह के सामने भोपाल पुलिस प्रेशर में दिखाई दे रही थी, वो अब सीबीआई की कस्टडी में है और अब कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेने की तैयारी हो रही है। वैसे तो गिरिबाला ने हाईकोर्ट में गिरफ्तारी से बचने के लिए पूरा जोर आजमाइश किया, लेकिन हाईकोर्ट के सामने कोई पैंतरा नहीं चला। इस मामले पर हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रतिवादी यानी कि सास गिरिबाला और उनके बेटे के खिलाफ स्पष्ट आरोप है। व्हाट्सएप चैट से भी यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोप केवल समर्थ सिंह के खिलाफ। हाईकोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने इन सभी तथ्यों पर विचार क्यों नहीं किया। हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने व्हाट्सएप चैट के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था कि आरोप सिर्फ पति के खिलाफ है, न कि प्रतिवादी यानी कि सास के खिलाफ। हालांकि केस डायरी की जांच करने पर कोर्ट ने यह पाया कि मौत एंटीमोर्टम हैंगिंग यानी कि लटकने से पहले ही लगी चोटों के कारण हुई। ट्विशा के शरीर पर 6 चोटों के निशान थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि ये चोटें फंदे से नीचे उतारते समय या अस्पताल ले जाते समय नहीं लगी। कोर्ट ने माना कि गवाहों के बयानों में यह साफ तौर पर कहा गया है कि सास गिरिबाला और उनके बेटे मृतका ट्विशा को परेशान करते थे और उन पर गर्भपात करवाने का दबाव भी डाला गया था। इसके अलावा बेंच ने यह भी पाया कि बयानों में सास के खिलाफ भी स्पष्ट आरोप दर्ज थे। ये सीबीआई से ही हमारी बहुत उम्मीदें हैं, बहुत, और इन्होंने पहले भी एग्जाम्पल सेट करे हैं। सीबीआई एक हमारी गणमान्य संस्था है जिसने बहुत सारे केसेस ऐसे ब्रेक किए हैं, अनसुलझे सवालों का जो है जवाब लेकर के आई है, और इस बार भी मुझे उम्मीद है कि सारी की सारी सच्चाई वो बाहर निकाल के लाएंगे। ट्विशा शर्मा का परिवार शुरुआत से ही इस मौत को संदिग्ध मान रहा है और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा था, और इसी दबाव के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने यह केस सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ने एंट्री लेते ही लोकल पुलिस की क्लास लगानी शुरू कर दी। अब यह भी बात सामने आ चुकी है
कि केस डायरी में गड़बड़ी और सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका को देखकर सीबीआई ने बंद कमरे में लोकल पुलिस को फटकार लगी, डांटा कि क्या कर रहे थे, यह काम था तुम्हारा। मतलब प्रथम दृष्टया जो सबूत, जो चीजें तुमको इकट्ठा करनी चाहिए थी, उसको छोड़कर भाग गए थे। खूब फटकार लगाए, ऐसा बताया जा रहा है। इसके बारे में आगे आपको डिटेल में बताने वाला, लेकिन उससे पहले देखिए कि सीबीआई की एफआईआर में क्या है। 12 मई 2026 को ट्रिशा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। सीबीआई ने बीएनएस की धारा 82 यानी कि 82 के साथ 85 और 35 के तहत केस दर्ज किया है। बीएनएस की धारा 82 यानी कि दहेज हत्या और 85 में पति या पति के रिश्तेदार द्वारा क्रूरता करना शामिल है। इसके अलावा दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत भी केस दर्ज किया गया है। एफआईआर के मुताबिक मृतका की शादी 9 दिसंबर 2025 को समर्थ सिंह के साथ हुई। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष पर दहेज को लेकर प्रताड़ना के आरोप थे। ट्रिशा को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा है। मामले में समर्थ और गिरिबाला को आरोपी बनाया गया है। 12 मई की रात करीब 10:20 पर ट्रिशा की मौत की सूचना मिली। पुलिस और मेडिकल जांच में सामने आया कि महिला की मौत फांसी लगने से हुई। पिछली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जीवित अवस्था में फांसी लगाने की पुष्टि हुई है और इसके अलावा शरीर पर कई चोटों के निशान भी मिले, जिन्हें किसी भारी वस्तु या मारपीट से हुई चोट माना गया है। सीबीआई अब कल गिरिबाला सिंह को कोर्ट में पेश करेगी और न्यायिक हिरासत की मांग करेगी और इस दौरान सीबीआई ने गिरिबाला सिंह के लिए लंबे सवालों की लिस्ट भी तैयार की। यानी जो गिरिबाला सिंह अब तक सवालों से बचती आ रही थी, वो अब सीबीआई के सामने चुप नहीं रह पाएंगी और उनसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका जवाब उनको देना हो। और उसमें पहला सवाल तो यही बनता है बॉस कि 12 मई को मौत की रात पूरी घटनाक्रम और आखिरी कॉल कटने के बाद हुआ क्या था। घटना की रात ट्रिशा ने 9:41 पर अपनी मां से बात की थी, जिसमें पीछे पति समर्थ के चिल्लाने की आवाज आ रही थी और फोन कट गया। अब सीबीआई पूछेगी कि उस दौरान दोनों के बीच में किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा। जब ट्रिशा के परिवार ने दोबारा फोन किया तो गिरिबाला सिंह ने फोन उठाकर सिर्फ यह क्यों कहा कि वो अब दुनिया में नहीं रही और कॉल काट दी। उन्हें तुरंत मौत का पता कैसे चला। इसके अलावा ट्रिशा को अस्पताल ले जाने में देरी क्यों। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक दिसंबर 2025 में शादी की विदाई के समय गिरिबाला सिंह पर 2 लाख रुपए की मांग करने का भी आरोप। इस लेन देन और मांग के पीछे की क्या सच्चाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ट्रिशा को जिंदा रखते हुए फांसी लगाने की जो पुष्टि हुई है, लेकिन ट्रिशा के शरीर पर चोटों के निशान भी मिले। सीबीआई ने जरूर यह सवाल तैयार किया होगा और जानना चाहेगी सीबीआई कि मौत से ठीक पहले ये चोटें ट्रिशा को किसने और कैसे पहुंचाई। सीबीआई ने हाईकोर्ट में कहा कि पूर्व जज होने के नाते गिरिबाला सिंह जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी और सहयोग नहीं कर रही। अब सीबीआई यह भी पूछेगी कि क्या उन्होंने अपने रसूख से साक्ष्यों को दबाने की कोशिश की। इसके अलावा बेटे समर्थ को फरारी के दौरान छिपने में मदद। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो सीबीआई करेगी। ट्रिशा की मौत को लेकर अब सीबीआई हर पहलू को बहुत बारीकी से जांच कर रही है ताकि ट्रिशा के गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। और यही वजह है कि सीबीआई की टीम समर्थ को लेकर उसके घर पहुंची, जहां पूरे घटनाक्रम का सीन रिक्रिएट किया गया। सीबीआई ने घटनास्थल यानी कि कटरा हिल्स वाले घर में ट्रिशा शर्मा के अंतिम घंटों को फिर से रचने के लिए टनल व्यू तकनीक का इस्तेमाल किया। इसमें क्राइम सीन का 3D वर्चुअल मॉडल तैयार किया जाता है। दरअसल सीबीआई इस डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन से यह जानना चाहती है कि घटना के दौरान ट्रिशा घर के किस किस लोगों से और बात कर रही थी, संपर्क में थी, कहां से होकर वो गुजरी थी, ताकि पूरे घटनाक्रम का एक सीक्वेंस तैयार किया जा सके। सीबीआई मिनट टू मिनट की टाइमलाइन तैयार कर रही है, जो मौत से पहले ट्रिशा से जुड़ी हर गतिविधि जैसे कि बातचीत और डिजिटल एक्टिविटी को बारीकी से ट्रैक करती है। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज, फोन डेटा, वाईफाई लॉग, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और कैमरों की फॉरेंसिक मैपिंग को मिलाकर घर का एक वर्चुअल वॉक थ्रू तैयार किया जा रहा है। सीबीआई की टीम इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या घटना के बाद किसी डिजिटल सबूत के साथ छेड़छाड़ की गई, उसे हटाया गया या छुपाया गया है। अभी फिलहाल गिरिबाला सिंह
के साथ जो पूछताछ हुई है उसमें एक सवालों की लंबी फहरिस्त है। रिक्रिएशन में भी गिरिवाला सिंह मौजूद थी। उस घटना 12 तारीख को जो घटना हुई उस दिन क्या क्या हुआ था उसके बारे में भी उनसे पूछा गया। उन्होंने जिस तरह से बताया कि वो कहाँ मौजूद थी, कहाँ पर ट्विशा मौजूद थी, कहाँ पर समर्थ था, वो सारा टाइमलाइन मैच किया गया। उसको रिक्रिएट किया गया कि पहले क्या हुआ, ट्विशा ऊपर गई उससे पहले क्या हुआ था, क्या दोनों की पति पत्नी के बीच कोई झगड़ा हुआ था या ट्विशा के साथ गिरिबाला सिंह की भी कोई बहस हुई थी। सीबीआई की अब तक की जांच से यह समझ में आ रहा है कि लोकल पुलिस ने इस केस में बहुत कमियां छोड़ दी थी। सबसे बड़ा सवाल उस फंदे को लेकर उठा है जिसे लोकल पुलिस ने पोस्टमार्टम के समय पेश ही नहीं किया। अब यह जानबूझकर किया गया या किसी के दबाव में, इस बारे में सीबीआई को पता करना होगा। हालांकि सीबीआई की टीम ने भोपाल पुलिस से ट्विशा केस डायरी और फॉरेंसिक दस्तावेज के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डिजिटल सबूत अपने कब्जे में ले लिए, लेकिन इन दस्तावेजों को देखकर सीबीआई अधिकारी भी हैरान रहे। सूत्रों के मुताबिक जब कटरा हिल्स थाने के एसएचओ फाइलें सौंपने के लिए पहुंचे तो डॉक्यूमेंट्स बहुत बिखरे हुए तरीके से रखे हुए थे। अब सोचिए, इतना गंभीर मामला, ऐसा केस जिस पर पूरे देश की नजर है, उसकी हालत यह चल रही। इसे देखकर सीबीआई ने अधिकारियों ने बहुत नाराजगी जताई और डांट फटकार लगाई। सीबीआई ने इस लापरवाही पर फटकार लगाते हुए सारी फाइलें सही क्रम में लगातार दोबारा जमा करने के निर्देश दिए। पाठशाला का अब अगला चैप्टर। 15 साल के बच्चे में तेंदुलकर, सहवाग, कोहली, शर्मा, धोनी एक साथ। सच में वैभव सूर्यवंशी ही इंडियन क्रिकेट के नए लिटिल मास्टर हैं क्या? डॉन ब्रैडमैन की किस खासियत को वैभव ने अपनाया जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है? वो राज जिससे वैभव छक्के पर छक्का ठोक रहे हैं। सूर्यवंशी का ऐसा तूफान टीम इंडिया में सिलेक्शन की मांग। क्या अगला T20 वर्ल्ड कप खेलने का रास्ता साफ हो गया है? 15 साल की उम्र में जब बच्चों को यह तक पता नहीं होता है कि फ्यूचर कौन सी बला है, उस उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने अपना ऐसा फ्यूचर सेट किया है कि भाई साहब पूछिए ही मत। आईपीएल में ऐसा कहर मचाया है कि इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा हो रही है। क्रिकेट की थोड़ी बहुत जानकारी भी जिसको होगी वो वैभव सूर्यवंशी का नाम लिए बगैर रह ही नहीं सकता है। और यह भी नहीं कि उसको नाम नहीं पता होगा। आज की डेट में हिंदुस्तान में किसको सूर्यवंशी का नाम नहीं पता, और सूर्यवंशी के कारनामे नहीं पता है जो वो मैदान में कर रहा है बैट और बॉल से। आप सोचिए कि 15 साल में इतने रिकॉर्ड बना लिए हैं वैभव सूर्यवंशी ने कि अच्छे अच्छे क्रिकेटर बगले झांक रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई साहब ये तो गॉड गिफ्टेड है। कैसे सचिन तेंदुलकर, डॉन ब्रैडमैन, ब्रायन लारा, विराट कोहली जैसे दिग्गजों से तुलना करते हुए वैभव सूर्यवंशी को नेक्स्ट फ्यूचर स्टार बताया जा रहा है। इसका कंप्लीट चैप्टर आज आपके सामने रखने वाला है। यह भी आपको बताऊंगा कि जिस उम्र में वैभव सूर्यवंशी 22 गज की पिच पर कीर्तिमान बना रहे हैं, तब दिग्गज क्रिकेटर क्या कर रहे थे। क्रिकेट के भगवान और सर कहे जाने वाले पूर्व क्रिकेटरों से जुड़े ऐसे अनसुने किस्से जो वैभव से जोड़े जा रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी के छक्के पर छक्के से जुड़ा वो राज भी आज आपके सामने रखूंगा जिसने कई क्रिकेटर्स को यह कहने के लिए मजबूर कर दिया कि वैभव की टीम इंडिया में एंट्री के लिए यही राइट टाइम है। अगर वाकई में आने वाले दिनों में ऐसा होता है तो वैभव सूर्यवंशी किसे रिप्लेस करेंगे? क्या सिलेक्टर्स पर ओपनिंग स्लॉट को लेकर कोई प्रेशर बन गया है? सब कुछ इस चैप्टर में आज आपको बताने वाला हूं। तूफान, बवाल, गॉड गिफ्टेड, वंडर बॉय, बॉस कुछ भी आप कह लीजिए, जो मन करता है कह सकते हैं आप, कोई भी नाम दे दीजिए। इस 15 साल के बच्चे को आगे कोई खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी जैसा होगा या नहीं होगा ये तो अभी पता नहीं, लेकिन आज की डेट में वैभव जैसा कोई नहीं, कोई तोड़ है ही नहीं बॉस। 15 साल के इस लड़के ने दुनिया के सभी बॉलर की रेल बनाकर रख दी है। एक बॉलर को भी अगर सूर्यवंशी ने बख्श दिया हो तो आप सोचिए, उसका नाम आप थोड़ा सोचकर बताइए। ऐसा है ही नहीं कोई बॉलर जिसको बख्श दिया हो भाई ने। लोहार भी इतनी बेरहमी से हथौड़ा नहीं मारता है जितनी बेरहमी से वैभव सूर्यवंशी बैट घुमा देते हैं बॉल पर, जितनी बेदर्दी से ये बॉलर्स की धुनाई कर देते हैं, बॉलर को कूटते हैं। 29 बॉल पर ही 97 रन बना दिए भाई ने। छोटा सा बच्चा 15 साल का, छक्के पर छक्का, छक्के पर छक्का। भाई साहब गिनती खत्म नहीं होती है छक्के की। इतने रिकॉर्ड बना दिए वैभव सूर्यवंशी ने इस आईपीएल में कि दिग्गजों को कहना पड़ गया है कि इसे टीम इंडिया में लाओ भाई। फौरन नीली जर्सी पहनाने की डिमांड होने लगी है वैभव सूर्यवंशी के लिए। क्या कुछ कहना है दिग्गजों का, ये आपको बताने में, मगर पहले उन रिकॉर्ड्स के बारे में आप जान लीजिए जो इस एक आईपीएल सीजन में वैभव सूर्यवंशी ने बना दी। विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, ये जितने भी बड़े नाम हैं क्रिकेटर,
कोई भी आसपास नहीं है वैभव सूर्यवंशी। हर क्रिकेटर का सपना होता है कि वो देश के लिए खेले, देश के लिए जीते, ऐसा परफॉर्म करे कि लोग वाह वाह कर उठे। फास्ट परफॉर्मेंस और फॉर्मेट में जो सबसे फास्ट फॉर्मेट है क्रिकेट में, उसमें ख्वाब होता है कि भाई छक्के पर छक्के लगाए, सामने कोई भी तुर्रम खां बॉलर क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाए, उसे बल्ले से ऐसा हौंक दे कि गेंद बाउंड्री के पार चला जाए। यह सपना होता है बैट्समैन का, और इस मामले में वैभव सूर्यवंशी ने झंडा गाड़ दिया। आप सोच सकते हैं कि हर चौथे या पांचवीं गेंद पर वैभव ने इस आईपीएल में छक्का लगाया। उनके 57% रन सिर्फ बाउंड्री से आए। वैभव सूर्यवंशी की रिकॉर्ड लिस्ट देखिए, फिर आपको बताऊंगा कि सचिन तेंदुलकर क्या कह रहे हैं और वैभव को यूनिवर्सल बेबी बॉस बोला जा रहा है। वैभव सूर्यवंशी के नाम एक सीजन में सबसे ज्यादा 65 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया। वैभव ने क्रिस गेल को 59 छक्कों के मामले में पीछे छोड़ दिया। आईपीएल की एक पारी में 4 बॉल 10 से ज्यादा छक्के लगा चुके हैं, 4 बार 10 से ज्यादा छक्के लगा चुके हैं वैभव सूर्यवंशी। क्रिस गेल भी आईपीएल में ऐसा 4 बार कर चुके हैं, मगर इसके लिए गेल को 13 आईपीएल सीजन खेलने पड़े और वैभव सूर्यवंशी सिर्फ दूसरे सीजन में ही सुपरस्टार बने। आईपीएल की एक पारी में सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले भारतीय भी बन गए वैभव सूर्यवंशी। इससे पहले 12 छक्के लगाने वाले और 12 छक्के लगाने का जो रिकॉर्ड है वो भी वैभव सूर्यवंशी के नाम था, जो कि इसी सीजन में बना था। सोचिए कि क्या ही विलक्षण प्रतिभा का धनी है 15 साल का लड़का। आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी की लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी टॉप पर पहुंच गए। 680 रन अब तक बना चुके हैं और अभी तो उन्हें गुजरात के खिलाफ मैदान में उतरना ही। एक अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में सबसे ज्यादा रन इससे पहले यशस्वी जायसवाल ने बनाए, मगर अब वैभव ने उसे तोड़ दिया। आईपीएल इतिहास में 600 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं वैभव सूर्यवंशी। यह कारनामा कोहली भी नहीं कर पाए। 19 साल की उम्र में विराट कोहली ने आईपीएल खेलना शुरू किया, मगर एक सीजन में 600 रन बनाने का मौका कोहली को मिला था 2016 में, यानी कि 28 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका था, तब जाकर 600 रन पूरा हुआ। यह रिकॉर्ड ऋषभ पंत के नाम था, जिन्हें उन्होंने 20 की उम्र में पूरा किया था। आईपीएल के एक सीजन में पावर प्ले में सबसे ज्यादा 490 रन वैभव सूर्यवंशी ने बनाए। पावर प्ले समझते हैं आप ना, कि शुरुआत के 6 ओवर जब फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस होते हैं मगर बल्लेबाज पर बहुत प्रेशर भी होता है, तब वैभव स्कोर बोर्ड को ऐसा टांग देते हैं कि गेंदबाज का बीपी हाई हो जाता है। डेविड वार्नर ने हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए पावर प्ले में सबसे ज्यादा 467 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी की इस धुआंधार परफॉर्मेंस ने सबको अपना दीवाना बना लिया है। बड़े बड़े क्रिकेटर उन्हें देखने के लिए स्टेडियम आते हैं। सिर्फ 15 साल की उम्र में वैभव उन लीजेंड्स में शामिल हो गए हैं जिन्हें देखने के लिए लोग टीवी खोलते थे और आउट होने के बाद टीवी बंद कर देते थे। सचिन, सहवाग, युवराज, रैना, गेल, रसेल, पीटरसन, माइकल वॉन और ऐसे ही तमाम क्रिकेटर जो तुर्रम खां जिनको माना जाता है, गिना जाता है जिनको, अब वैभव सूर्यवंशी के जबरा फैन हो चुके। वैभव के बारे में किसने क्या कहा है आपको बताते हैं। सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि वैभव सूर्यवंशी का बैट स्विंग जबरदस्त रहा है। जिस तरह से फ्रंट फुट क्लियर करके जगह बनाते हैं, उससे उन्हें खुलकर खेलने की आजादी मिली। वीरेंद्र सहवाग लिखते हैं कि मैंने ऐसी बैटिंग नहीं देखी। मैंने भी फास्टेस्ट शतक बनाए हैं इंडिया के लिए वनडे में, लेकिन जो इस लड़के ने बल्लेबाजी की है कोई सोच भी नहीं सकता था कि क्रिस गेल के 59 छक्कों का रिकॉर्ड एक 15 साल का बच्चा तोड़। मैं सिलेक्टर होता तो अभी वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में डाल देता। युवराज सिंह कहते हैं कि बॉस बेबी ने वर्ल्ड बॉस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अति विश्वसनीय, अविश्वसनीय है। इस बच्चे को बल्लेबाजी करते देखना शानदार लगता है। मोहम्मद कैफ कहते हैं कि हम एक चमत्कार देख रहे हैं, हम भविष्य का एक सितारा देख रहे हैं, हम वैभव सूर्यवंशी उस वंडर बॉय को देख रहे हैं। सुरेश रैना लिखते हैं कि क्या खिलाड़ी है, क्या प्रतिभा के धनी है। लोग उन्हें बल्लेबाजी करते देखने के लिए उत्सुक हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में। क्रिस गेल भी लिखते हैं और कहते हैं कि वैभव कितना शानदार खिलाड़ी है, बहुत ही मनोरंजक, नई सिक्स की मशीन है। आंद्रे रसेल, नफरत करने वाले कहेंगे कि तुम 15 साल के नहीं हो, किसे परवाह है। 30 साल के खिलाड़ी ये वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो तुम कर रहे हो,
लगे रहो, मैं तुम्हारा फैन हूं, गेंद देखो, गेंद को मारो। मैंने जब सचिन को पहली बार देखा था, जब पहली बार इंडियन टीम के नेट्स में आए थे, उसके पहले भी देखा था मैंने उसको, और जब नेट्स में आके जो बड़े गेंदबाज के सामने उन्हें बल्लेबाजी की थी, तो तभी पता लग गया था कि ये कुछ स्पेशल है। वैसा ही सूर्यवंशी है, ये स्पेशल है। और अच्छी बात है कि इंडियन लड़का है, अपना देश में है ये खिलाड़ी, और ये काफ़ी देश का नाम रोशन करने वाला है। खैर सिर्फ मेरा एक ही कहना है कि सबको अपील करता हूँ कि इतना जल्दी मत कीजिए, और मैं कहता हूँ उसको छोड़ दो, वो खेलता है जैसे खेल रहा है, उसको खेलने दो क्रिकेट, और बिल्कुल ये अच्छा प्रदर्शन करेगा, अच्छा फोकस है, और भगवान ने इसको बना के भेजा है। सोचिए 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा तहलका मचा दिया है कि उन्हें टीम इंडिया में लिए जाने की डिमांड हो रही है। वैसे तो इंडिया ए के लिए उनका सिलेक्शन हो गया है, जो कि एक तरह से सीनियर टीम का एंट्री पॉइंट माना जाता है, एंट्री गेट माना जाता है। मोटा मोटा देखा जाए तो वैभव के पास 15 से 20 साल का क्रिकेट करियर है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सोचिए कि क्या ही लेवल का क्रिकेट वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे। कौन सा रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी के नाम नहीं होगा। पिछले साल वैभव सूर्यवंशी को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वैभव सूर्यवंशी के छक्कों की ताकत, या यूं कहें कि राज क्या है, वो आपको बताने वाला हूं, और किससे बैटिंग स्टाइल मैच करता है वो भी आज आपको बताने वाला हूं। वैभव सूर्यवंशी में 5 in 1 क्वालिटी है, जो कि पावर, टेक्निक, स्विंग, पोटेंशियल और टेम्परामेंट है। अब पावर देखिए किस लेवल की है और किससे मैच करती है। डॉन ब्रैडमैन की हिटिंग पावर उनकी मजबूती थी। जब क्रिकेट बहुत धीमे खेला जाता था तब ब्रैडमैन T20 जैसी आक्रामकता दिखाते थे। ब्रैडमैन ने 1931 में सिर्फ 18 मिनट में तूफानी शतक जड़ दिया था। वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में यही कर रहे हैं। दूसरे बल्लेबाज उनसे बहुत पीछे छूट चुके हैं। वैभव का फ्रंट फुट बहुत गजब का है, जिसकी तारीफ खुद सचिन तेंदुलकर कर चुके हैं, और फ्रंट फुट पर दुनिया में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर सचिन तेंदुलकर का नाम लिया जाता है। सचिन टेक्निकली बल्ले और शरीर का ऐसा संतुलन बनाते थे कि बेहतरीन बॉल भी उनके आगे पानी मांगती। वैभव सूर्यवंशी भी इसी टेक्निक पर बॉलर्स को ठोक रहे हैं। वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर ब्रायन लारा की बल्लेबाजी में खासियत थी कि उनका स्विंग शैली जो उनको अलग बनाता था, यानी कि बल्ला कब कितनी जल्दी और बेहतर तरीके से मूव करना है, वो इसके मास्टर थे। हाई बैलिस्टिक की जो बदौलत, इसी की बदौलत लारा जबरदस्त गति और ताकत उनको बल्ले से मिल जाती, और इसी हाई बैक लिफ्ट के दम पर सूर्यवंशी भी बल्ले को स्विंग कराते। विराट कोहली का पोटेंशियल कमाल का है, अपने दम पर मैच बदलने का मादा रखते हैं, रन चेज करने के मास्टर माने जाते हैं किंग कोहली। विरोधी गेंदबाजी की जो मजबूती है उसे कोहली कमजोरी बना देते हैं, और यही काम वैभव भी कर रहे हैं। बॉलर जब वैभव सूर्यवंशी को देखता है तो सोचता है कि कहां बॉल डालूं और कहां नहीं डालूं। वैभव सूर्यवंशी के पास निडर होकर शॉट खेलने का जिगरा है, ऐसा टेम्परामेंट मौजूदा क्रिकेट में रोहित शर्मा के पास है। एकदम निडर शैली, पहली गेंद से ही हावी हो जाना और शॉर्ट बॉल को बाउंड्री के पार भेजने की अद्भुत क्षमता रोहित के पास है, और वही क्षमता सूर्यवंशी के पास भी। आईपीएल करियर की शुरुआत ही पहली गेंद पर छक्का मार के वैभव सूर्यवंशी ने। बिहार के इस वंडर बॉय पर बिहार के नेता खुश हो रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। रिकॉर्ड्स को उन्होंने तोड़ा है। अब बचा खुचा भी जो रिकॉर्ड दुनिया में क्रिकेट जगत में छूटा हुआ है उसको भी तोड़ के वो सबसे आगे निकल जाए, तब न बिहार और समस्तीपुर का नाम रोशन होगा। इतनी कम उम्र में क्रिस गेल के वैश्विक कीर्तिमान को ध्वस्त करते हुए उन्होंने ये संदेश बिल्कुल साफ दे दिया है कि आने वाले समय में कई बड़े सुरमाओं के क्लब में उनका स्थान होगा, और देश को और हमारे प्रदेश को उनसे काफी अपेक्षाएं हैं और उम्मीदें हैं। वैभव सूर्यवंशी के ताबड़तोड़ छक्कों का राज ही उनकी एग्रेसिव बैटिंग में छिपा हुआ है, और 15 साल की उम्र में जो कमिटमेंट दिख रहा है वो ऐसा नहीं आया बॉस, इसके पीछे हार्ड वर्क है। आज से 5 साल पुराने उनके वीडियो आप देख लीजिए। जब दुनिया में कोविड का दौर था, लोग कोरोना से परेशान होकर घरों में कैद थे, तब वैभव सूर्यवंशी अपने घर की छत पर प्रैक्टिस करते थे। खाली पड़ी जगह पर बल्ला लेकर पहुंच जाते और ऐसा घुमाते और ऐसा छक्का लगा रहे थे कि लोग देखते ही हैरान हो जाते।
यही मेहनत आज दिखाई भी दे रही होगी। हो सकता है कि 2028 के T20 वर्ल्ड कप के लिए उन्हें टीम इंडिया में जगह मिल जाए। आप देखिए कि जिस उम्र में वैभव ने इतना कुछ अचीव कर लिया है, तब दिग्गज क्रिकेटर क्या कर रहे थे। सचिन तेंदुलकर 15 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए डेब्यू कर चुके थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू पर उन्होंने शतक लगाया था। इससे पहले 14 साल की उम्र में सचिन ने 329 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड पार्टनरशिप की थी। याद है कि कामली के साथ सचिन ने 664 रन जोड़े थे। डॉन ब्रैडमैन की बात करें तो उन्होंने 12 साल की उम्र में पहली सेंचुरी लगाई थी, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। डॉन ब्रैडमैन 15 की उम्र में क्रिकेट पर फोकस ना करके टेनिस खेल रहे थे। हालांकि उन्होंने बाद में फिर से बल्ला थामा और 99.94 के एवरेज से अंतरराष्ट्रीय रन बनाए। ब्रायन लारा इतनी एज तक स्कूल क्रिकेट में 7 शतक लगा चुके थे। उन्होंने अंडर 19 स्तर पर क्रिकेट खेलना शुरू किया। क्रिस गेल वेस्टइंडीज में जूनियर क्रिकेट खेल रहे थे। गेल तब छक्के लगाने के लिए उतना मशहूर नहीं थे जितना कि वैभव सूर्यवंशी आज हैं। विराट कोहली की बात अगर करें तो 15 साल में कोहली दिल्ली के जूनियर क्रिकेट टीम का पार्ट बन चुके थे। अंडर 15 क्रिकेट मैच में शतक भी लगाया। कोहली ने अंडर 15 में कप्तानी भी की। वैभव सूर्यवंशी की जनरेशन के बच्चे क्या कुछ सोचते हैं, वो अब आपको सुनवाते हैं। बच्चे जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी से प्रोत्साहित हो रहे हैं, बिहार के जो खिलाड़ी हैं जो अपना भविष्य आने वाले समय में क्रिकेट में खोज रहे हैं, उन तमाम बच्चों से हम बात करते हैं कि कैसा ये परफॉर्मेंस रहा और वैभव सूर्यवंशी को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, ये तमाम बच्चे हैं जो प्रैक्टिस करने वाले हैं। आने वाले समय में क्रिकेटर इन्हीं लोगों में से निकलेगा। और वैभव सूर्यवंशी का कल परफॉर्मेंस कैसा लगा आप लोग को? बहुत अच्छा था। क्या कुछ खास रहा? क्योंकि एक रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किया है, लगातार सबसे ज्यादा चौके छक्के मारने वाला, रन ज्यादा बनाने वाला। छक्का बहुत मारा, बस यही था कि कल क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ देता। तीन गेंद से बस ये रिकॉर्ड छूट गया, इसी में बुरा लगा। बस मैं तो तोड़ देता रिकॉर्ड। कैसा लगा कल का परफॉर्मेंस? क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने जो रिकॉर्ड तोड़ने की जो शुरुआत करी है वो लगातार जारी है। कल उसने काफी अच्छा खेला, जिस हिसाब से हम जानते हैं उसने 12 छक्के लगाए। क्रिस गेल का भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है वो, मतलब तोड़ दिया है सबसे ज्यादा छक्कों का। और उसकी हिटिंग पावर बहुत अच्छी है। कम उम्र में उसने निखर के दिखाया। निखर के ये एक लग रहा है कि बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस, क्योंकि बड़े बड़े खिलाड़ी जो करने के लिए अभी तक उन्होंने संभव नहीं कर पाया, वो 15 साल के एक बच्चे ने ये कर लिया। हाँ, वो काफी कम उम्र में बहुत अच्छा खेल रहा है और जल्द ही वो इंडिया भी खेलेगा। गॉड गिफ्टेड ही है सर वो। सर मतलब अजूबा जो कहते हैं वो है। वो अजूबा वो कर रहे हैं। उससे बहुत इंस्पायर हुए हम लोग। हाँ। कि उसके जैसा खेले हम लोग आज। हाँ। बस। और जो रन रेट्स है इस वैभव का, उसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि इतनी कम उम्र में इस तरह से लोग अचंभित हो रहे हैं। आप लोग भी क्या? हम लोग के हिसाब से तो वो गॉड गिफ्टेड है। हाँ। क्योंकि उतनी कम उम्र में वैसा परफॉर्मेंस थोड़ा दिखता नहीं है, दिखा नहीं है अभी तक। अब जानते हैं वैभव सूर्यवंशी का खौफ कैसा है। बड़का गेंदबाज की हवाइयां उड़ जाती हैं। बोलते हैं ना कि बॉल का भरता बना देना, वही काम सूर्यवंशी कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह हो या फिर पैट कमिंस, ट्रेंट बोल्ट हो या फिर मिचेल स्टार्क, दुनिया का टॉप लेवल का जो गेंदबाज है ना बॉस, वो पानी मांगता फिर रहा है, हांफता फिर रहा है, सबकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। पहली गेंद पर छक्का मार देते हैं, पहली गेंद पर ही बॉल बाउंड्री के बाहर उड़ते हुए। आप समझिए कि सिर्फ 2 गेंदबाज ऐसे हैं जिनके खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन में छक्का नहीं मारा, वरना बाकी कोई गेंदबाज बचा ही नहीं है जिसकी गेंद को वैभव सूर्यवंशी ने उड़ाते हुए बाउंड्री से बाहर नहीं पहुंचाया। आप देखिए कि वैभव ने किस टॉप क्लास बॉलर पर इस आईपीएल में कितने रन बना दिए। बुमराह की 5 बॉल पर 13 रन, छक्के इसमें 2 शामिल हैं और स्ट्राइक रेट 260 का है। पैट कमिंस की 12 गेंद पर 38 रन बनाए हैं, 5 छक्के हैं इसमें, स्ट्राइक रेट 316.7। जोश हेजलवुड की 4 गेंद पर 18 रन बना दिए और इसमें 1 छक्का शामिल, 450 की स्ट्राइक रेट। मार्को यानसन की 10 बॉल पर 23 रन बनाए, 3 छक्के हैं, स्ट्राइक रेट 230। कासिगो इनके 14 बॉलों पर 25 रन बना दिए बॉस, 2 छक्का, स्ट्राइक रेट 178। भुवनेश्वर कुमार के 19 बॉलों पर 39 रन, 4 छक्के, स्ट्राइक रेट 205 से ज्यादा का है। गुलाबी नगरी जयपुर में कुछ यंग क्रिकेटर्स हैं हमारे साथ। क्या कहेंगे, 15 साल का बच्चा है, जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है, किस तरीके से देखते हैं वैभव की बैटिंग को और किस प्रकार से आप इंस्पायर होते हैं?
सर आज के टाइम में देखा जाए तो एक ऑल ओवर इंडिया के ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ऐसा बैट्समैन है जो राजस्थान रॉयल्स को मिला है, तो मैं चाहूँगा कि जो है अभी जो बैटिंग कर रहा है उसको कंटिन्यू रखे, क्योंकि जिस हिसाब से अपोनेंट पे वो प्रेशर डालता है वो नेक्स्ट लेवल है। उसकी जो बैटिंग है, उसका जो इंटेंट है वो नेक्स्ट लेवल है, और उस चीज़ का जो सर्वाइव करना है जो सामने वाली टीम है तो उस पर उस चीज़ का बहुत प्रेशर रहता है। सबका जो फोकस रहता है सूर्यवंशी पे रहता है, और जो आजकल जिस हिसाब से बैटिंग कर रहा है, शॉर्ट फॉर्मेट है, क्रिकेट फास्ट हो रही है, तो जो जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको उनसे सीखना चाहिए। किस प्रकार से आप जैसे यंगस्टर्स को इंस्पायर कर रही है? जो उसका इंटेंट है अभी मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 साल में इंडिया के लिए डेब्यू करेगा। अच्छा, काफ़ी बड़ी बात कर रहे हैं आपने, चूंकि क्रिकेट की काफ़ी पारियां देखी हुई है, काफ़ी यंगस्टर्स को ट्रेन भी करते हैं, किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि राजस्थान रॉयल्स अब फाइनल से एक कदम दूर है और वैभव जैसे जो बैट्समैन है काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। देखो, जो स्टार्ट देता है पावर प्ले में वो इमेंस मतलब डाउटफुल ही नहीं है कि उसकी माइंड का अप्रोच बिल्कुल क्लियर है और उसके वो अपने गेम को बैक करता है। उसकी बिल्कुल फियरलेस अप्रोच है अपने टुवर्ड्स दिस गेम। आई होप जो इंडिया के लिए फ्यूचर में बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। अच्छी बैटिंग करता है और जो यंगस्टर्स हैं, यंग क्रिकेटर्स हैं, वो रोल मॉडल के तौर पर देख रहे हैं। आजकल के जो बच्चे आ रहे हैं उन्होंने इस क्रिकेट की परिभाषा को सूर्यवंशी ने इसकी परिभाषा को बिल्कुल बदल दिया है। छोटे बच्चे अब मैदान की तरफ कूद पड़े हैं और आज मैं तो ये कहूँगा कि वो आज की क्रिकेट का धुरंधर है और जो है वो फाइनल तक पहुंचाएगा और फाइनल विन कराएगा। सब कुछ उसने बदल दिया, क्रिकेट को ही बदल दिया उसने। अब पाठशाला में अगला चैप्टर गर्मी का, और गर्मी की वजह से मचे हाहाकार का। मई का महीना खत्म होने को है लेकिन गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही। जो मानसून 26 मई को दस्तक देने वाला था उसमें भी देरी हो गई है। अब इस वजह से मार्केट में एसी के लिए मारामारी मच गई। जिसने सोचा था कि चलो बारिश आ जाएगी तो इस साल एसी खरीदने से बच जाएंगे, मगर मानसून आगे खिसक गया है। इससे कई इलाकों में पानी का संकट भी गहरा गया। आप देखिए कि टेंपरेचर इतना ज्यादा है कि कूल रखने वाला एसी भी धोखा देने लगा। अब 45 डिग्री के आसपास तापमान रहेगा तो आप सोचिए कि फिर कौन सा एसी, कौन सा कूलर और क्या ही काम करेगा। जब एयर कंडीशन फेल हो रहे हैं तो फिर कूलर की क्षमता क्या है, और कूलर से हो ही क्या जाएगा? गर्मी से राहत मिलेगी क्या? दावा किया जा रहा है कि कई ई कॉमर्स वेबसाइट पर एसी खरीदने में मुश्किलें आ रही। मतलब जो एसी चाहिए वो अवेलेबल है ही नहीं, और अगर किसी तरह मिल भी रहा है तो उसमें ऑफर खत्म कर दिए गए। इसके अलावा कीमतें भी बढ़ गई। कुछ ऐसी खबरें आ रही थी कि एसी की कमी हो गई है, डिमांड ज़्यादा हो गई है, लेकिन एसीओ की कमी हो गई है। देखो सर, कुछ ये भी है, ऐसा भी है कि कमी तो है। इसी स्टॉक जो प्रॉपर हमें चाहिए कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता। कई बार किसी मॉडल का जैसे 1.8 मॉडल आता है, किसी का वो शॉर्ट रहता है या 1.5 शॉर्ट रहता है, लेकिन ओके है, ठीक है, मिल रहा है, अब खुल के मिल रहा है हमेशा। रेट जो है वो आपको ठीक ठाक मिल रहा है? कोई ऑफर भी मिल रहा है? नहीं, ऑफर फिलहाल में कोई नहीं है, बाकी रेट थोड़ा पिछले से थोड़ा हाई हुआ है। टेम्परेचर, हाँ जी, पिछले साल हाई हुआ है। मतलब टेम्परेचर भी हाई हुआ है तो रेट भी निश्चित तौर पर हाई हुआ। और मेरे ख्याल से सभी कंपनियों के रेट आपने पता किया? जी। आपका नाम क्या है? गजेंद्र। आप भी एसी लेने के लिए? हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि इस बार की जो गर्मी है बिना एसी के नहीं रह सकता बंदा, बिना एसी के नहीं रह सकता। बिना एसी के नहीं रह पाएंगे। गर्मी इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। एसी है, अब स्प्लिट अभी तो 9 तपों की शुरुआत हुई है। बाकी अभी तो स्प्लिट तो कह रहे हो, एक लग रही है ऑफिस में, काम नहीं करे, अब दूसरी लेने आए। अभी भैया का फोन है, करे एसी तो अपने ऑफिस के लिए, आप ऑफिस के लिए लेना है। क्या लेने आए, एसी या फ्रीजर? एसी और फ्रिज दोनों ही लेने आए। गर्मी बहुत है, गुजारा ही नहीं इन दोनों के बिना। पिछले साल की अपेक्षा साल गर्मी कैसी है? बहुत ज्यादा इस बार, अगर आप कंपेयर करो तो इस बार बहुत ज्यादा गर्मी है। जी। तो वो जमाना गया जब एक घर में एक एसी होता था और फिर उसी से काम चल जाता था। आज एक घर में 3-3 एसी लगे हुए हैं बॉस, जो तापमान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मतलब कि बड़ी बड़ी इमारतों में रहने वाले लोग यह सोचकर सुकून पा रहे हैं कि चलो एसी तो है, पसीना आएगा नहीं, लेकिन इसी एसी की वजह से करीब 5 से 6 डिग्री का फर्क आ जाता है। आप ऐसे समझिए इसको कि जहां पर हाई राइज बिल्डिंग वाली सोसाइटीज ज्यादा है वहां पारा आमतौर पर 44 डिग्री के आसपास रहता है, और जहां हरियाली है वहां पर उसी वक्त में पारा 38 डिग्री के आसपास रहता है। अब मॉनसून में डिले होगा तो जाहिर सी बात है कि गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी। केरल में 2 से 4 जून के बीच मॉनसून पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 20 जून से 1 जुलाई के बीच मॉनसून के पहुंचने का अनुमान है। बिहार में 21 जून से 30 जून के बीच इसके पहुंचने की संभावना है,
और दिल्ली एनसीआर में 1 से 3 जुलाई तक मानसून पहुंच सकता है।